Good morning students. Today we are going to discuss about P block elements lecture 3 in class 12th. In this lecture we discuss about chemical properties of group 15 elements, and previous video we discuss about introduction of P block elements and introduction of group 15 elements and some physical properties of the group 15 elements. In this lecture we discuss about chemical properties of group 15 elements. अब मैं बात कर रहा हूँ chemical properties of group 15 elements. ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ये 5 एलिमेंट्स आते हैं. ये ग्रुप 15 में क्यों आते हैं? क्योंकि इन सभी के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का होता है वो NH2NP3 होता है. NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये सभी किस में आते हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट्स में. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं जो रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ. केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर मैं मान लीजिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करा दूँ. और फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने बताया था, डेंसिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक साइज है, या मान लीजिए और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी मैंने बात भी की थी मैंने. अब मैं इनमें बात कर रहा हूँ. सबसे पहले जो रिएक्शन करने जा रहा हूँ, तो रिएक्शन में करने जा रहा हूँ रिएक्शन विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करने जा रहा हूँ. तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ इन एलिमेंट्स की. उसके बाद देखते हैं क्या बनता है. तो सबसे पहले तो मैं इन सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अलग अलग तो लूँगा नहीं, मैं इनको कुछ एक इंडिकेट करता हूँ. क्योंकि ग्रुप देखिए ऐसा होता है, ग्रुप में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. थोड़ा बहुत एनामलस बिहेवियर तो सभी में होता है, बट इसमें जो है इन सभी ग्रुप को मैं, ग्रुप के जितने भी मेम्बर्स हैं, मेम्बर एलिमेंट्स हैं, उन सभी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ई फॉर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. अगर मैं इन एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊँ तो मुझे किस नेचर के कंपाउंड मिलते हैं? EH3 टाइप के मुझे यहाँ कंपाउंड मिलते हैं. अब EH3 टाइप के ही कंपाउंड क्यों मिलते हैं? आगे के मतलब कंपाउंड क्यों नहीं होते? देखो हाइड्रोजन बहुत छोटा आइटम है और छोटा आइटम जो होता है वो छोटे बॉन्ड बनाता है. ऐसा नहीं है कि छोटा आइटम बहुत लंबे बॉन्ड बनाएगा. अब हाइड्रोजन और ई के साथ जो बॉन्ड बना होगा, इन एलिमेंट के साथ बना होगा, तो इसमें क्या है, हर एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, उसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी. ऐसा नहीं है सभी की सेम होगी. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड लेंथ अलग होगी. बिस्मथ बनाएगा, बॉन्ड लेंथ अलग होगी. ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर भी. लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो EH3 है. अब EH3 में मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, शॉर्टर एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है. और हाइड्रोजन अगर मान लीजिए मैं बात करूँ कि मतलब EH5 या EH4, तो आपको पता है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मिनिमम तो होती है -3, तो -3 से +5 तक वेरी करती है. तो इसमें हाइड्रोजन छोटा होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन ही देता है केवल, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये EH3 टाइप के ही कंपाउंड बनाता है. और EH3 टाइप के जो हमारे पास कंपाउंड हैं, इसके कौन कौन से कंपाउंड हैं? जैसे मान लीजिए NH3, जैसे मान लीजिए PH3, जैसे मान लीजिए ASH3, जैसे मान लीजिए SVH3, जैसे मान लीजिए BiH3. तो इस टाइप के मुझे यहाँ पर कंपाउंड दिखाई देते हैं. अब मैं इन सभी कंपाउंड में मैं थोड़ा कंपैरिजन करूँगा कि इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी है, क्या मतलब इनका एसिडिक और बेसिक नेचर क्या है. इन सब की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये बोर्ड के कंपटीशन या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यही चीज़ ज़्यादातर पूछी भी जाती है. तो मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूँ वो A, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. यानी कि ये एनर्जी वो है जो बॉन्ड को तोड़ने में रिक्वायर्ड होती है. अब बॉन्ड है ऐसे तो टूटेंगे नहीं. किसी बॉन्ड में मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, NH बॉन्ड को, या मान लो PH बॉन्ड को, या फिर ASH बॉन्ड को, मैं इनको ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ.
तो ये जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा तो इन बॉन्ड्स को, जो पीएच के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है सिंगल बॉन्ड, इसको तोड़ने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखिए ऐसा होता है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि बॉन्ड लॉन्गर है या शॉर्टर है। अगर बॉन्ड लॉन्गर है तो डेफिनेटली उस बॉन्ड में बहुत कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, और अगर बॉन्ड जो है वो शॉर्टर है, छोटा बॉन्ड है, तो छोटे बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो बॉन्ड लेंथ पर करता है। तो ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ के। अब मैं इसके बाद आपको इसका अपोजिट ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का भी बता दूंगा। तो यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर होने वाला है, तो देखो पहली बात तो ये है कि बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी। क्यों होगी? क्योंकि BI का साइज़ बड़ा है, और इसका साइज़ बड़ा होगा, एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा, तो वो फिर लॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। और लॉन्गर बॉन्ड कैसे होते हैं? बीकर। तो बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड है किसका? N और H के बीच में। तो यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो होगा NH3 इज़ ग्रेटर देन PH3 इज़ ग्रेटर देन ASH3 इज़ ग्रेटर देन SBH3 एंड BiH3। तो ये ऑर्डर किसका हो गया? ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ का इसका अपोजिट ऑर्डर होगा। तो B हमने क्या ले लिया? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होने वाला है वो इसका अपोजिट होने वाला है, PH3 ASH3 या फिर SBH3 या फिर BiH3। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अपोजिट ऑर्डर हो गया। तो ये जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? साइज पर। बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करती है? सीधे किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज पर, यानी कि एटॉमिक साइज पर। तो साइज जितना बड़ा होगा एटम का उतना ही वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? लॉन्गर। और लॉन्गर बॉन्ड बनाएगा तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? बीकर हो जाएगा। और बीकर हो जाएगा तो फिर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी, तो रिक्वायर्ड बॉन्ड को तोड़ने में रिक्वायर्ड एनर्जी कैसी होगी? कम होगी। तो BiH3 के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में रिक्वायर्ड एनर्जी कम लगेगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर दो चीज़ होती हैं, एक एसिडिक नेचर, एक बेसिक नेचर। ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अब जो इजीली हाइड्रोजन को दे देगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, और जो हाइड्रोजन को आसानी से नहीं देगा उसका एसिडिक नेचर कम होगा। तो हाइड्रोजन को आसानी से कौन दे देगा? जो बॉन्ड लॉन्गर होगा, लॉन्गर बॉन्ड होगा, आसानी से BiH3 है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है और हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर BiH3 जो है वो मोर एसिडिक होगा। क्यों होगा मोर एसिडिक? क्योंकि BiH3 यानी Bi और H के बीच में जो बॉन्ड होगा वो लॉन्गर बॉन्ड होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन को फ्री कर देगा। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो एसिडिक नेचर की बात कर रहा हूँ। तो एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होने वाला है? एसिडिक नेचर ज़्यादा होने वाला है BiH3 का। क्यों ज़्यादा होने वाला है? क्योंकि BiH3 के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर है, बॉन्ड लॉन्गर है। बॉन्ड लॉन्गर होगा तो ईजिली हाइड्रोजन को फ्री कर देगा ये, और ईजिली फ्री कर देगा तो डेफिनेटली इसका एसिडिक नेचर हाई होगा। इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर होता है बेसिक नेचर का। तो बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक नेचर एसिडिक का अपोजिट होगा। तो इसका जो है यहाँ पर आ जाएगा NH3 इज़ ग्रेटर देन PH3 इज़ ग्रेटर देन ASH3 इज़ ग्रेटर देन SBH3 की, और फिर BiH3 की। अब देखो कुछ एंगल की, तो यहाँ पे हो जाएगा DA शायद ये। तो बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ऐसा है NH3 PH3 ASH3 SBH3 एंड BiH3, ये 5 जो हमारे पास कंपाउंड हैं। अगर मैं इनमें बॉन्ड एंगल की बात करूं तो देखिए ऐसा होता है कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन सभी की अगर मैं बात करूं तो इन सभी में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 क्लोज टू 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर इनमें नो हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इनमें होता ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें एक इंसिडेंट होती है, उसकी वजह से नहीं होता इसमें हाइब्रिडाइजेशन।
एक्चुअली क्या है कि नाइट्रोजन अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो तो आपको पता है 107 डिग्री होता है, और इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp3 क्यों है? क्योंकि 3 तो यहाँ पे बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ में, और 3 तो बॉन्ड पेयर होगा और एक साथ में इसमें लोन पेयर भी होगा, तो 3 1 4 स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर मैं बात करूँ इन सभी की, तो इन सभी में बॉन्ड एंगल हो जाता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो इसमें देखते हैं कि आखिर क्या वजह है। तो देखो ऐसा होता है कि जो PH3 है, इसकी शेप इस तरीके की होती है। अब एक्चुअली ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्योर s ऑर्बिटल में होते हैं। ये किस में होते हैं? इसमें यहाँ पर प्योर s ऑर्बिटल। और जो प्योर s ऑर्बिटल होता है, ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा क्लोजर होता है। अगर प्योर s ऑर्बिटल होगा तो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोजर होगा। अगर ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर होगा, ठीक है, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। s ऑर्बिटल में अगर हाइब्रिडाइजेशन, अगर मान लीजिए s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है इनमें। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इन चीज़ों को कौन समझाता है? इन बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसको समझाता है ड्रैगोज रूल। ये ड्रैगोज रूल समझाता है। अब ये 11th क्लास की चीज़ है, और 11th क्लास की चीज़, अब ये बहुत लंबी चीज़ है, इसको यहाँ पे मैं ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बस आप इसको याद रख लीजिए कि इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और इसमें 90 डिग्री, क्लोज टू 90 डिग्री का एंगल होता है इन सभी के अंदर, और इसमें होता है 107 डिग्री का, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, जबकि इनमें किसी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। रिड्यूसिंग पावर हो रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर की और मैं थोड़ी सी बात बता दूं यहाँ पर। रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी? रिड्यूस करने की जो पावर है वो किसकी ज़्यादा होगी? तो देखिए ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो बिस्मथ का साइज़ बढ़ जाएगा। अब बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, तो ईजिली हाइड्रोजन को दे सकता है, और जो हाइड्रोजन को ईजिली दे सकता है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को जो देता है, हाइड्रोजन को देने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन तो वो खुद में कैसा काम कर रहा होगा, यानी कि BiH3 आसानी से हाइड्रोजन को दे सकता है। BiH3 से हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है आसानी से। अब BiH3 से अगर हाइड्रोजन को आसानी से निकाला जा सकता है तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन तो वो जो सब्सटेंस है, जो हमारा कंपाउंड है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग पावर होगी उसमें। तो ये रिड्यूसिंग पावर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी कि NH3 से BiH3 तक अगर मैं जाऊँ तो रिड्यूसिंग पावर क्या होने लग जाएगी? इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन होने वाला है? मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होने वाला है BiH3। तो ये मोस्ट रिड्यूसिंग हमारा होने वाला है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, रिएक्शन विद हेलोजन। अगर मैं हेलोजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो देखिए ई का मतलब क्या हो गया? ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इसकी रिएक्शन अगर मैं हेलोजन से कराऊं, हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलोजन का मतलब होता है जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये होते हैं। तो एलिमेंट अगर इन ग्रुप 15 की अगर मैं रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दूं तो मुझे दो तरह के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। पहला कंपाउंड होगा EX3 टाइप का, और दूसरा कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा EX5 टाइप का। तो ये दो तरह के हमारे पास कंपाउंड मिलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ मैं PCl3 की, और इस वाले केस में मैं बात कर रहा हूँ PCl5 की, यानी कि ये फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड और ये हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये जो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड होता है, इसकी शेप कैसी होने वाली है? इसकी शेप इस तरह से होने वाली है, ये होने वाली है शेप। और यहाँ पर दो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ पे दो मैं क्या बना देता हूँ? लोन पेयर बना देता हूँ। अब अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो शेप आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी, इसकी शेप कैसी है? ऐसा होता है जब शेप देखते हैं तो ये लोन पेयर को भूल जाते हैं, लोन पेयर नहीं देखते। तो ये शेप कैसी हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई। तो ये तो हो गई ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अगर मैं बात करूँ PCl5 की, तो इसमें जो शेप बनने वाली है वो कुछ इस तरीके की बनने वाली है। ये तो हो गया आपके एक्सियल बॉन्ड। यहाँ पे दो बॉन्ड मैं यहाँ पे बना दूँ Cl के साथ, ये लॉन्गर बॉन्ड होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये तो हो गया ट्राइगोनल,
ये तो हो गया ट्राइगोनल, ठीक है। अब ये प्लेनर नहीं होगा, प्लेनर क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न क्या है? तो ये प्लेनर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक प्लेन पर नहीं है। तीनों तो ये एक प्लेन पर आ गए, लेकिन ये दो जो है वो परपेंडिकुलर हो गए। तो ये जो दो परपेंडिकुलर हो गए उसकी वजह से ये प्लेनर नहीं रहा। तो यहाँ पर ये जो अगर मैं बात करूँ, यानी कि 3 तो जो है इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया, एक ऊपर के लिए और एक ऐसे कैसे नीचे के लिए। तो यहाँ पर ये जो है इसके साथ मिक्स हो जाएगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा और इसके साथ, इसी तरीके से ये भी और इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर जो इसकी शेप बनती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। कैसी शेप होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि TBP, ये शेप हो जाती है इसकी। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप हो जाती है इसकी। यानी कि हम ये बोलें कि 3 तो एक प्लेन पे आ गए, लेकिन 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ये कितने एंगल पर होंगे बताइए? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा, नहीं होगा? ये एंगल कितना होगा? 120 का एंगल होगा। ये 120 का एंगल है, ये भी 120 का एंगल है। ये कितना एंगल है? 120 डिग्री का एंगल। अब मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन की केस की बात करूँ तो 1 2 3, ठीक है, कितना हो गया? 1 2 और ये 3। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ PCl3 में, PCl3 में जो मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पर 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और 1 हो गया लोन पेयर, यानी कि 3 + 1 मतलब स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। अगर मैं आ जाऊँ इसकी तरफ तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर ये हो गए आपके, और ये वाले बॉन्ड हैं, ये लॉन्गर होते हैं बॉन्ड। कैसे होते हैं? लॉन्गर होंगे तो कैसे होंगे बताइए? वीकर होंगे बॉन्ड। और ये वाले जो बॉन्ड है, वैसे भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये एंगल कितना है? 90 का। और अगर 2 बॉन्ड जो है ज़्यादा पास में होंगे, यानी कि एंगल अगर बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी और बॉन्ड वीकर होता चला जाएगा। इसीलिए बॉन्ड जितने ज़्यादा लॉन्गर हों, यानी कि इनसे जितना ज़्यादा दूर हों, उतना ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि रिपल्शन मिनिमाइज होगा। यहाँ पर अगर मैं जो बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये लॉन्गर है, वीकर है। अब हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, हाइब्रिडेशन यहाँ लिखता हूँ इसका 1 2 3 और 2 ये आ गए, यानी कितने हो गए? यानी कि 3 + 2 कितने हो गए? 5। स्टेरिक नंबर कितना आया इसका? 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 इसका आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? sp3d। इसमें d ऑर्बिटल भी शामिल हो जाता है, तो ये चीज़ याद रखें। अच्छा, PCl5 हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसमें +5 और इसमें कितनी है? +3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो एक तरीके से ज़्यादा बॉन्ड बढ़ रहे हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एलिमेंट की बढ़ती चली जा रही है तो वो उतने ज़्यादा बॉन्ड बनाता जा रहा है ना, और जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे रिपल्शन उतना ही ज़्यादा होगा और बॉन्ड एंगल कम होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 120 बॉन्ड एंगल है, लेकिन यहाँ 90 हो गया। तो 90 हो गया तो इसमें होना क्या है? PCl5 ईजिली अगर थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो तुरंत ही ये PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन बाहर चली जाती है। अब ये जो 2 बॉन्ड टूटे हैं ये वाले हैं, ये लॉन्गर बॉन्ड होते हैं, वीकर बॉन्ड है, आसानी से टूट जाते हैं और ये स्टेबल PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जो बॉन्ड हैं, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड कब बढ़ेंगे? जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं और बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, जबकि यहाँ तीनों जो बॉन्ड थे इन सभी का बॉन्ड एंगल 120 था, लेकिन यहाँ पर 3 का 120 लेकिन 2 का तो 90 हो गया ना। तो ये वाले 2 बॉन्ड तो वीकर हो गए, और वीकर बॉन्ड होंगे तो ये कंपाउंड जो PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इजीली कन्वर्टेड इनटू PCl3। तो ये आसानी से PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आसानी से PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। जब भी कभी बात होगी कोवेलेंट कैरेक्टर तो फजान्स रूल को याद रखिए। फजान्स रूल ये बोलता है मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोर विल बी पोलैरिटी एंड मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड किस पर कर रहा है? जिसमें जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे। कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड नहीं। आयोनिक बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं है। कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो आयोनिक कैरेक्टर तो भूल जाऊँ मैं बात किसकी करने जा रहा हूँ? मैं बात करने जा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड बढ़ते चले जाएंगे, और बॉन्ड कौन से बढ़ते चले जाएंगे? जो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोई ऐसा नहीं म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड हैं। वो बात अलग है कि PCl5 में ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। मैंने ऑक्टेट रूल लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ऑक्टेट रूल में मैंने बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में होने चाहिए, जबकि इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, और कितने बॉन्ड बना लिए? 5। तो ओवरऑल कितने हो गए? 10 बॉन्ड हो गए ना। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में हो गए तो डेफिनेटली ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, और उसमें मैंने कराया भी था, ये PCl5 ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है।
तो ये जो इसमें कितने हो गए 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा होता है, तो क्या बोलने वाला था, हाँ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बात बोलने वाला हूँ। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, PCl5 का ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, PCl3 से। PCl3 से क्यों ज़्यादा है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि फजांस रूल है भाई। फजांस रूल ये बोलता है कि मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कितनी है +5 और इसकी कितनी है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गए। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पोलैरिटी बढ़ेगी, और पोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये चीज़ फजांस रूल के हिसाब से आई हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर को किसने बताया है, फजांस रूल ने। तो फजांस रूल के हिसाब से है ये, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग में ये। तो ये चीज़ आप इसमें याद रखें, क्योंकि ये देखो P ब्लॉक चैप्टर है, इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बना के वो डाल सकते हैं। और मान लो यही डाल दिया उठा के, तो आप सोचेंगे ये तो 11th का है तो इसमें ना पढ़ें, लेकिन भाई पढ़ना पड़ जाएगा ये। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो है आप भूल जाएँ, भूलना नहीं है। अब देखिए एक छोटी सी बात है कि जैसे मान लीजिए मैंने भी बात की थी PCl5 की। अब PCl5 जो होता है ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसके जो फॉस्फोरस है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल। देखो अगर खाली ऑर्बिटल्स होंगे तो ये अपनी जो बैलेंसी है इसको एक्सपेंड कर सकता है। अभी भी इसकी +5 है, लेकिन वैकेंट d ऑर्बिटल ज़्यादा है इसके पास। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ फॉस्फोरस की, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और इसके तुरंत बाद क्या आ जाता है 3d0। तो इसके बराबर में क्या आ रहा है 3d, और यही रीज़न है कि ये फॉस्फोरस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट या अपने बॉन्ड को बढ़ा सकता है। 5 बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं इसके पास, लेकिन ये और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है क्योंकि ये वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब अगर ऐसा हो कि अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले लूँ, जैसे मान लो Cl- ले लूँ। अब Cl- के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, मैं उसको क्या बोलता हूँ, लुईस बेस। ठीक है, तो लुईस बेस का मतलब क्या होता है, लुईस बेस 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। जो हमारा 11th क्लास में जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, उस चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ाया जाता है, लुईस एसिड लुईस बेस। लुईस बेस कौन होते हैं, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, वो सभी लुईस बेस होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला बेस, लेने वाला एसिड। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन पेयर को ये इसको दे देगा, किसको दे देगा, PCl5। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑलरेडी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, एक इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से आ गया -4 पे। अब ये इसको अपना एक लोन पेयर दे देगा, किसको, P को, और कहाँ रखेगा ये इसको, वैकेंट d ऑर्बिटल में, और वैकेंट d ऑर्बिटल में रखेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, लुईस एसिड। तो ये हमारा किसकी तरह काम करने लग जाएगा, लुईस एसिड की। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा PCl6-। ठीक है, और ये किसकी तरह काम करेगा, एडक्ट की तरह, क्योंकि ये Cl आके इसमें डायरेक्टली अटैच हो गया। अब ये बताइए इसमें यहाँ पर PCl5 का हाइब्रिडेशन कितना है, PCl5 में हाइब्रिडेशन होता है sp3d, जबकि यहाँ पर Cl आने से बॉन्ड बढ़ गया, और बॉन्ड बढ़ेगा तो ये इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, और शेप कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, इस स्टेट में आ जाएगा ये। ठीक है, अब PCl5 गैसियस स्टेट में जब होता है, गैस में होता है, तब तो देखो गैस होते हैं तो बॉन्ड कम होंगे, यानी कि बॉन्ड जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा समझ लीजिए अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। बॉन्डिंग वीक होगी तो वो किस स्टेट में लाई करेगा, गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में जब ये होता है तो इसमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो होता है इसका sp3d, और शेप इसकी कैसी होती है, शेप हो जाती है इसकी, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं थी शेप इसकी, ट्राइगोनल, TBP है मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, TBP, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में आ जाए PCl5, तो सॉलिड में दो तरह से ये लाई करता है। एक तो बना लेता है ये Cl- को एक्सेप्ट करके PCl6-। ठीक है, ये एडिक्ट की तरह काम करता है। और यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2, और शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल है। और एक होता है PCl4+, PCl4+। इस स्टेट में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3, और शेप होगी टेट्राहेड्रल। तो ये चीज़ आप याद रखें। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने इसको ज़रा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है कि PCl5 सॉलिड स्टेट में होगा
तब उसके अंदर जो है दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी शेप भी अलग अलग होगी। अगर वो PCl4 प्लस के फॉर्म में है तो हाइब्रिडाइजेशन दिस, एंड PCl6 इन द फॉर्म ऑफ एडेप्ट एंड हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 एंड शेप इज ऑक्टाहेड्रल। और PCl5 गैसियस स्टेट में होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी कम होने लग जाएगा फिर, और उसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं मान लीजिए PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा दूँ तो वाटर क्या करने वाला है, वाटर किस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस में, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ऐसे नहीं लिखा जाता है ये एक्चुअली, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जितने भी यहाँ इसके पास Cl है, जितने भी ये Cl हैं ये इस तरह से, ये सभी इसके साथ मिलके क्या बनाने लग जाएंगे, HCl। तो HCl बनाने लग जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, POH थ्राइस, और साथ में क्या बन जाएंगे, HCl। इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 है ये। अगर मैं मान लीजिए इसकी रिएक्शन कराऊँ, जैसे मान लो मैं NCl3 की रिएक्शन कराऊँ, तो NCl3 की रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा रहा हूँ तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो बनने वाला है हमारा NH3 प्लस HOCl। तो यहाँ पर ये O भी शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये बता रहा हूँ कि इसके केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन के केस में तो जो है NCl Cl Cl, तो जितने भी यहाँ पे OH होते हैं ये इसके साथ पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं, और इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड होता है। और अगर मान लीजिए रिएक्शन PCl5 की करा दी जाए वाटर से तो ये बनाने लग जाता है H3PO4 और HCl बनाने लग जाएगा। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है, और यहाँ तो NH3 और HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड बन गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊँ इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ की, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके 2 टाइप के ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली ऑक्साइड बनाएगा। अब ऐसा होता है जब ये ऑक्साइड बनाएगा तो ये 2 तरह के ऑक्साइड बना रहा है। पहला कौन सा ऑक्साइड है, E2O3, और सेकेंड कौन सा है, E2O5। E2O5 होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तक होगी, यहाँ कितनी होगी, 3 तक। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ E2O3 टाइप के जो हमारे पास ऑक्साइड है, उसमें ऑक्साइड है N2O3, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। यहाँ पर एक ऑक्साइड और हो जाएगा P2O3। P2O3 मतलब फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड इज हाईली अनस्टेबल, और ये तुरंत ही डाइमराइज हो जाता है, और डाइमराइज होने के बाद में क्या बनाने लगता है, P4O6, यानी कि इसका तुरंत ही डबल हो जाता है। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब भी डाइमराइज होगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। E2O5 है, E2O5 में जैसे N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी हाईली अनस्टेबल होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, P4O10 में। इनकी स्ट्रक्चर नहीं बनती है, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर N2O है हमारे पास, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 ये वाला आ गया, N2O4 भी हो सकता है, N2O5 भी हो सकता है। तो ये इस टाइप के कंपाउंड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +1, ठीक है। यहाँ पर कितनी आ रही है, +2, यहाँ कितनी आ रही है, +3, यहाँ कितनी है, +4, और यहाँ कितनी है, +5। अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा, और चार्ज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इसका एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 2 चीज़ें इसकी बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। वैसे तो नॉर्मली जो होता है नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्शन करता ही नहीं है, ऑलमोस्ट वो इनर्ट होता है, ये ऑलमोस्ट इनर्ट बोल सकता हूँ मैं इसको। ज़्यादातर ये रिएक्शन करता ही नहीं है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया था, ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। लेकिन अगर मैं इसको 3000 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं इसको हीट कराऊँ तो फिर ये बनाने लग जाता है NO, तभी NO बनाता है, और NO बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है 3000 डिग्री सेल्सियस पे। इतना हाई टेम्परेचर होता है इसके लिए।